दोस्तों, लाल सागर के अंदर आज हुतीज ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना के छक्के छुड़ा दिए। इतने हमले किए कि इन सेनाओं की हालत खराब हो गई। बहुत भारी भरकम झड़पें आज लाल सागर के अंदर हुतीज और इन देशों के बीच हुई हैं। खबर थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आराम से आगे बात करेंगे। पहले आपको तुर्की की यह खबर बता देते हैं। रजब तैयब एर्दोगान, इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनके बारे में बहुत कुछ हम आपके सामने रख चुके हैं। इन 5 महीने के अंदर रजब तैयब एर्दोगान ने कितनी कोशिशें फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा के लोगों को बचाने की हैं, वो सब आपके सामने हैं। क्या ही कहा जाए, ज़्यादा आज इनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आज ऐसी खबर सामने आ रही है कि रजब तैयब एर्दोगान ने अब राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। रजब तैयब एर्दोगान पिछले 2 दशकों से तुर्की के ऊपर राज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बने, उसके बाद और भी पदों पर रहे, अब काफी टाइम से ये राष्ट्रपति तुर्की के बने हुए हैं। रजब तैयब एर्दोगान का ये जो राष्ट्रपति वाला कार्यकाल चल रहा है, ये 2028 तक है। 2028 तक रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद वहां पर चुनाव होंगे, लेकिन उनका ये कार्यकाल आखिरी कार्यकाल है। इसके बाद रजब तैयब एर्दोगान राजनीति से संन्यास ले लेंगे। रजब तैयब एर्दोगान इस कार्यकाल के बाद राजनीति से संन्यास लेने के हिंट कई बार दे चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने खुलकर कुछ बातें कही हैं। दरअसल मार्च के महीने में तुर्की में नगर पालिका का चुनाव होना है। रजब तैयब एर्दोगान अपनी पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान वोट मांगते हुए कल रजब तैयब एर्दोगान ने साफ कह दिया कि मैं अपनी पार्टी के लिए ये आखिरी बार वोट मांग रहा हूं। इसके बाद मैं अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा और मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यानी रजब तैयब एर्दोगान 2028 तक तुर्की के राष्ट्रपति बने रहेंगे। उसके बाद अपनी सीट को हैंड ओवर कर देंगे, अपनी पार्टी की तरफ से किसी और को चुनाव में उतारेंगे। इस बात का साफ ऐलान रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से कर दिया गया है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, हम इनको आज क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना ही कहना चाहेंगे इनके बारे में कि अब वक्त थोड़ा ही बचा है, थोड़े दिन ही पावर आपके हाथ में है, तो क्यों ना इस पावर का इस्तेमाल गाजा और फिलिस्तीन के लिए किया जाए। बेवजह हम इनको गलत नहीं कहते हैं। पिछले 5 महीने आपकी आंखों के सामने हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा के लिए एक भी काम ऐसा नहीं किया है कि इनकी तारीफ की जाए। इनके जो विदेश मंत्री हैं हाकन फिदान, इस वक्त वो अमेरिका के दौरे पर हैं। वॉशिंगटन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि जब बात इजराइल की कार्रवाई की आती है तो कुछ देश अंधे और बहरे हो जाते हैं। अब ये किन देशों की बात कर रहे हैं, मुझे इनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। अंधे बहरे तो ये भी हुए पड़े हैं इस वक्त गाजा को लेकर। तुर्की क्या कर रहा है सब आपके सामने है। इजराइल को सपोर्ट करने की तो बहुत सारी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन गाजा के लिए क्या किया है तुर्की ने, अभी तक तो कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल लाल सागर की तरफ चलते हैं, उसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति का एक स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। हंसी आएगी आपको सुनकर। दोस्तों, हुतीज ने आज लाल सागर के अंदर कई सारे मिशन को अंजाम दिया। काफी सारे बड़े बड़े हमले अमेरिका के युद्धपोत और अमेरिका के जहाजों पर किए। यह जानकारी खुद हुतीज के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी की तरफ से भी दी गई है और अमेरिकी सेंटकॉम ने भी इस बारे में बताया है कि आज काफी सारी झड़पें लाल सागर के अंदर हुई हैं। याहिया सारी ने बताया कि सबसे पहला ऑपरेशन हमने अदन की खाड़ी में अमेरिका के एक जहाज प्रोपेल फॉर्च्यून के खिलाफ चलाया। हमारे नौसैनिक बलों ने अमेरिका के इस जहाज को निशाना बनाया। इसके अलावा हमने अदन की खाड़ी में ही मौजूद अमेरिका के युद्धपोत पर तकरीबन 37 ड्रोन के साथ हमला किया। अदन की खाड़ी में भी अमेरिका के युद्धपोत मौजूद है, लाल सागर में भी अमेरिका के युद्धपोत मौजूद हैं। तकरीबन 37 ड्रोन के साथ अमेरिका के युद्धपोतों को हुतीज ने निशाना बनाया है। याहिया सारी ने कहा कि अल्लाह की मदद से हमारे दोनों मिशन कामयाब हुए। सेंटकॉम ने जानकारी दी कि हमारे ऊपर बहुत सारे ड्रोन के साथ हमारे युद्धपोतों पर हमला हुआ था। हमने हुतीज के 15 ड्रोन को मार गिराया। 15 ड्रोन मार दिए, लेकिन जो 22 बचे उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान अमेरिकी युद्धपोतों को पहुंचाया है। साथ ही साथ अदन की खाड़ी में एक जहाज भी निशाना बनाया गया। तो काफी बड़ी झड़पें आज समुद्र के अंदर हुतीज के साथ इन देशों की हुई है। दोस्तों, बड़ी खबर गाजा से आ रही है। अमेरिका गाजा के अंदर जो एयर ड्रॉप कर रहा है, जो खाना ऊपर से फेंक रहा है, कथित तौर पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का यह खाना एक्सपायर है। जो पैकेट ऊपर से फेंके गए हैं, कथित तौर पर ऐसा दावा किया गया है कि यह एक्सपायर पैकेट है और इन पैकेट में सुअर का गोश्त है। जी हां, जो खाना अमेरिका के द्वारा फेंका जा रहा है उसमें पोर्क फैट शामिल है। इस तरह का दावा गाजा के कुछ लोग पैकेट दिखाते हुए कर रहे हैं।
कथित तौर पर ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका वो खाना गाजा के लिए भेज रहा है जो खाना उसके सैनिकों के लिए एक्सपायर हो चुका है। उस खाने को एयर ड्रॉप अमेरिका गाजा के अंदर कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे दावे गाजा के लोग कर रहे हैं। अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो यकीन मानो दोस्तों, यह काफी चिंताजनक बात है। 99% गाजा के अंदर मुसलमान हैं और सुअर का गोश्त। अल्लाह ही रहम करने वाला है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका 1000 अमेरिकी सैनिकों को गाजा में भेजने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको कल बता चुका हूं कि अमेरिका एक बंदरगाह बनाना चाहता है जहां पर गाजा का नेचुरल गैस का प्लांट है। उस बंदरगाह पर अपने 1000 सैनिकों को अमेरिका तैनात करना चाहता है। अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी सेना को तैनात किए हुए है और अब गाजा में भी वो अपनी सेना को इस तरह से तैनात करके यहां पर भी अपना हक जमाना चाहता है। अमेरिका 1000 सैनिकों को यह कहकर यहां पर तैनात कर रहा है कि हमारे ये सैनिक समुद्र के रास्ते गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करेंगे। गाजा के लोगों की मदद के लिए हम अपने 1000 सैनिकों को एक बंदरगाह बनाकर वहां पर तैनात करेंगे। इस तरह की बात जो बाइडेन की तरफ से कही जा रही है। तो क्या आप इनकी बातों पर यकीन कर सकते हैं? एक तरफ गाजा के मदद के नाम पर यह नौटंकी की जा रही है, दूसरी तरफ हथियारों की डील करके इजराइल को हथियार भी भेजे जा रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति का गाजा को लेकर एक ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आया है। इनके स्टेटमेंट की एक एक बात आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा इनकी बातें। नौटंकी, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी। इन्होंने कहा कि देखिए, गाजा को दोबारा से बसाने के लिए, गाजा का पुनर्निर्माण करवाने के लिए तकरीबन $90 बिलियन से ज्यादा का खर्च आएगा। हम फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से भगाने के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे और हम उनकी मदद करने के लिए अपनी शक्ति से भी ज्यादा शक्ति लगाकर सब कुछ करेंगे। हम तब तक काम करना बंद नहीं करेंगे जब तक फिलिस्तीनियों को उनके वैलिड अधिकार नहीं मिल जाते। क्या कहा? हम तब तक काम करना बंद नहीं करेंगे जब तक फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते। काम कर कौन सा रहे हो वैसे? रफा क्रॉसिंग तो तुमसे खोल नहीं मिल रही है और बात कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के लिए काम करने की। ये कहते हैं कि हम चाहते हैं गाजा के लिए मानवीय सहायता पहुंचने के लिए रफा क्रॉसिंग 24 घंटे खुली रहे, और रफा क्रॉसिंग 24 घंटे खुली भी है। लेकिन दोस्तों, रफा क्रॉसिंग का हाल यह है कि तकरीबन 1500 ट्रक खड़े हुए हैं रफा क्रॉसिंग पर। एक भी ट्रक को ये पार करके गाजा के अंदर नहीं भेज सकते। क्रॉसिंग इनकी है लेकिन हुकूमत चल रही है यहूदियों की। यहूदी सेना, यहूदी सरकार जब इनको इजाजत देगी, क्रॉसिंग खोल के ये उतने ट्रकों को गाजा के अंदर आने देंगे, वरना इनकी औकात नहीं है। आगे इस बात को इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि गाजा के अंदर जमीन के रास्ते पर मदद भेजने में बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, इसलिए हम हवा के जरिए गाजा के लिए सहायता भेज रहे हैं। जॉर्डन, फ्रांस, अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने थोड़ी बहुत सहायता भेजी है, एयर ड्रॉप किया है, उसी की डींगे हाँक रहे हैं। 1500 ट्रक जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, उस एयर ड्रॉप का ढोंग करने से पहले अमेरिका और मिस्र जैसे देशों को रफा क्रॉसिंग खोलकर उन 1500 ट्रक को गाजा के अंदर सबसे पहले लाना चाहिए। लेकिन सब नौटंकी की जा रही है। सारे के सारे देश ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सच तो यह है कि गाजा की किसी को भी कोई भी फिक्र नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतने। मिलते हैं कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए